वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, ब्रांड न्यू व्लॉग गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू बाई अ सेकेंड हैंड केटीएम, चाहे वो ड्यूक हो जाए चाहे वो आरसी हो जाए। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ आपको किन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए केटीएम खरीदते वक्त, ताकि आपका लॉस होने से बच जाए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक 4-5 केटीएम खरीदे और उसे बेच के अभी ये चला रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर पॉइंट्स बताने वाला हूँ किसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ केटीएम खरीदते वक्त, क्योंकि मैं कुछ चीज़ देखना भूल जाता था, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था अपने बाइक पे। तो आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर दो गाइस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके बाद, और शेयर कर देना अगर पसंद आए, या फिर आप अपने किसी दोस्त की मदद करना चाहते हो। और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ रहा होगा, चाहो तो वहां पे भी फॉलो कर लेना। गाइस, जैसे ही आप बाइक के पास पहुंचो तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, आपको बाइक पे कोई डेंट या स्क्रैच या फिर टूटा फूटा हुआ पार्ट ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली जब भी कोई बाइक एक्सीडेंटल होती है तो उसका ये पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं। ये वाइज़र टूट सकता है, लेग गार्ड टूटा हो सकता है, और पीछे का ये जो मड गार्ड है ये टूट सकता है, और सामने के भी मड गार्ड टूट सकते हैं। तो अच्छे से ये चीज़ चेक कर लो कि कहीं पे भी एक क्रैक वगैरह कुछ ना हो, ताकि आपको पार्ट ना चेंज करना पड़े बाद में। खास करके अगर बाइक ज़्यादा पुराना है तो उसका अलॉय व्हील ज़रूर से चेक करना कि अलॉय व्हील पे कोई क्रैक तो नहीं है, वरना व्हील चेंज करने का तो भाई भूल ही जाओ, बहुत ज़्यादा खर्च पड़ सकता है। तो नीचे आ ही गए हैं तो बताते हैं, टायर्स को चेक करना मत भूलना। टायर्स फ्रेश होने चाहिए, टायर्स के जो बीट होते हैं ये अंदर तक होने चाहिए, ठीक है। टायर्स को चेक कर लेना कि उसकी लाइफ अभी तक बची है या नहीं। अगर यहाँ पे टायर्स आपको दिखेंगे कि उसका लाइफ कम है, तो आप जो भी ओनर है उनके साथ आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपने तो चेक कर लिया कि गाड़ी में अगर कोई भी डेंट स्क्रैच नहीं है, फिर भी आप एक बार ओनर से ज़रूर कंफर्म करें कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। सामने की तरफ बात करें तो आपको सस्पेंशन का ऑयल सील को चेक करना है कि ये जो ऑयल सील है वो कहीं से कटा है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सस्पेंशन है यहाँ पे छू के आप देखिए कि किसी भी तरह का ऑयल आ रहा है कि नहीं। मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरा जो सस्पेंशन है, जो ऑयल सील है वो कटा नहीं है। आप इसको चाहे तो उठा के भी चेक कर सकते हैं। ओह, ये उठ नहीं रहा, तो यहाँ से लीकेज आता है अगर ऑयल सील कटा होता है। आप दोनों तरफ चेक कर लो, देख लो, यहाँ पे भी किसी भी तरह का ऑयल नहीं है, जस्ट डर्ट है। बाइक को ऑन करके उसका कनेक्शन, बैटरी, हॉर्न बजा के आप देख लो कि ये सही है या नहीं, वरना बैटरी अगर डाउन रहेगा तो आपको बैटरी भी चेंज करानी पड़ सकती है, जिसका कॉस्ट अलग से 2400 रुपीज़ का आता है। अच्छे से मीटर को चेक कर ले कि मीटर के सारे बटन काम कर रहे हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ स्पेशली हुआ है कि मैंने बाइक को बिना मीटर देखे ले लिया था और उसका मीटर सही में काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उस बाइक को बेच दिया। लाइक उसको मैंने रिप्लेस नहीं कराया, क्योंकि उसका अलग ही खर्चा मांग रहे थे केटीएम वाले। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 2 चाबी ही मांगना है ओनर से, कुछ भी हो जाए 1 चाबी मत लीजिएगा। और पेपर्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इंश्योरेंस चेक कर ले कि इंश्योरेंस अपडेट है या नहीं, पॉल्यूशन चेक कर ले कि पॉल्यूशन भी अपडेट है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं है तो उसका जो प्राइस पड़ता है, इंश्योरेंस करीब 2000 रुपीज़ का पड़ता है, और पॉल्यूशन तो आप 100 रुपये में बना सकते हो। तो इसके साथ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, जो भी आपके बाइक का ओनर रहेगा। इंडिकेटर्स वगैरह चेक कर ले कि कहीं से टूटे हैं या नहीं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकेज है, तो अगर इंडिकेटर्स टूटे हैं तो यार एक इंडिकेटर केटीएम का 580 रुपीज़ का आता है, तो अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ पे भी आप उसके साथ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंडिकेटर नहीं है या फिर कोई इंडिकेटर टूटा है, आप उन्हें बोल सकते हैं या तो आप लगा दीजिए या फिर इसका प्राइस ड्रॉप कर दो। मिरर का प्राइस आपको बता दूं, एक मिरर आपको 300 रुपीज़ का पड़ता है, यानी 2 आपके 600 पड़ जाएंगे। अगर वो मिरर भी नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल।
फ्रंट लाइट और बैक लाइट को अच्छे से चेक कर लेना कि इन दोनों में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं चल रहा होगा, बैक लाइट कभी कभी नहीं चलता है, तो उसके लिए फिर आपको वायरिंग चेक करवाना पड़ेगा। फिर KTM पे जाने का मतलब ही आपको अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप चेक करके लें। डिस्क की तरफ आए तो आपको डिस्क को प्रॉपरली पकड़ के चेक करना है। ऐसे आप अपना उंगली को आप ऐसे करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइनिंग समझ आएंगे, ठीक है। फ़िलहाल आपको दिख रहे होंगे लाइनिंग, बट ये लाइनिंग एक्चुअल में है नहीं, ये ब्रेक के वजह से दाग पड़ गया। बट आपको फील होगा अपने उंगली पे कि यहाँ पे बहुत सारे लाइनिंग हो गए। अगर ऐसा हो चुका है तो डिस्क ज़्यादा नहीं चलने वाला है, डिस्क चेंज करना पड़ेगा जल्दी। तो वो भी आपके उसके ओनर को आप बता सकते हैं। पीछे का मड गार्ड अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये जो मड फ्लैप है, सिर्फ ये चीज़ ये 135 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। बट अगर किसी ने ये भी पूरा इसके साथ आपको निकाल के दे रहे हैं तो इसका प्राइस करीब 2000 पड़ जाने वाला है। तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो आपको दे रहे हो। इस तरफ आए तो चेन को आपको ऐसे छू के देखना है कि ये ज़्यादा ढीला तो नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए। और स्प्रॉकेट की बात करें तो स्प्रॉकेट देख लो, यहाँ पे ज़्यादा दाग नहीं होना चाहिए। स्प्रॉकेट से कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए जब आप बाइक राइड करोगे, वरना स्प्रॉकेट सिर्फ चेन स्प्रॉकेट में सिर्फ चेन नहीं बदल सकते हैं या फिर एक स्प्रॉकेट नहीं बदल सकते, पूरा चेन सेट आपको ख़रीदना पड़ेगा KTM में, जिसका प्राइस 3500 तक पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने ये कराया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। साइड स्टैंड सेंसर ज़रूर से देखना गाइस, साइड स्टैंड सेंसर काम कर रहे हैं नहीं। आप साइड स्टैंड को गिराओ और बाइक को गियर में ऑन करने का ट्राई करो। अगर बाइक नहीं ऑन होगा गियर में तो ठीक है। ऐसे ही सेम आपको सामने का भी डिस्क चेक कर लेना है छू के। अगर आपको यहाँ पे ही आपको बहुत सारा दाग फील होगा, दिखने से मतलब नहीं है, फील अगर होगा तो समझना वो डिस्क चेंज करने की ज़रूरत है बहुत जल्द। तो गाइस उसके बाद आपको आना है, बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट सुनना है। पहले बाइक को न्यूट्रल कर ले, जैसा कि ये 2 नंबर गियर पे है, इसको मैंने न्यूट्रल किया। अभी ऑन करता हूँ, ध्यान से देखना, बाइक एक स्टार्ट में ऑन हो जाना चाहिए, 3-4 स्टार्ट नहीं लेना चाहिए, वरना इग्निशन में भी कोई इश्यू हो सकता है। तो ये है KTM 200 ड्यूक का BS4 का साउंड, और BS3 में भी काफ़ी हद तक यही रहता है साउंड। और अभी आपको यहाँ पे सामने आके कान लगा के सुनना है कि कुछ टिकलिंग जैसा आवाज़ ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा झिन करके आवाज़ ना आए इंजन के पास से। आप कान लगा के अच्छे से सुनो, 1 मिनट 2 मिनट तक ऑन करके सुनो। अगर बाइक से कुछ टिकलिंग टिक 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 इंजन की तरफ से अगर कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा होगा तो गाइस इंजन में इशू है, मत लेना, मत छूना उस बाइक को, क्योंकि काफ़ी मोटा खर्चा पड़ जाने वाला है। हो सकता है उस बाइक के इंजन के हेड में प्रॉब्लम हो या फिर कैम शाफ्ट में प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको इंजन उतरवाना पड़ गया ना KTM में, तो सिर्फ लेबर चार्ज जो होता है इंजन उतारने का वो 6500 का होता है, और उसके अंदर जो भी ख़राब हो गए वो तो अलग से आपका गया ही गया, वो अलग से पड़ेगा आपको कॉस्ट। अभी इंजन के पास आना, और यहाँ का जो पैकिंग रहता है, पैकिंग यानी अच्छी तरह से ये सील होना चाहिए, यहाँ से कोई लिक्विड नहीं गिरना चाहिए बाहर। अगर ऐसा कुछ लिक्विड आपको दिख रहा है इसके ऊपर तो इसका मतलब यहाँ से लीकेज है, इंजन का काम बाहर हो रखा है, तो वो गाड़ी भी मत उठाना यार। उसके बाद गाइस बाइक को सीधा कर लेना। यहाँ पे आपको मोबिल देखने मिल जाएगा कि कितना मोबिल आपके बाइक पे बचा है, और फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि पता नहीं क्या इशू है, बट ऐसा कुछ भी बात नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली ही न्यू मोबिल डलवाया था इसमें। बात करें अगर कूलेंट की तो उसका कैप ये रहा, कूलेंट का ढक्कन ये आप खोल के इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कूलेंट है या नहीं। तो मेरे में तो फुल कूलेंट है यार, क्योंकि रिसेंटली ये बाइक सर्विस हुई है। अभी आप हैंडल को चेक करना, अच्छे से बैठ के उस पर चेक करना कि हैंडल कहीं से आपको ऊंचा नीचा तो नहीं दिख रहा है। अगर बाइक गिरी होती है तो किसी तरफ हैंडल सामने हो जाता है और एक नॉर्मल रहता है, या एक पीछे हो जाता है एक नॉर्मल रहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा। नीचे का ये पार्ट अच्छे से चेक करना कि ये टूटा है या नहीं। एक KTM में देखने गया था तो ये पार्ट पूरा टूटा था, अच्छा हुआ मैंने वो देख लिया, वरना फिर इसका भी अलग से कॉस्ट देना पड़ता। गाइस बाइक को चलाते वक्त आपको ध्यान में देना है कि गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बिल्कुल स्मूथली हो रहा है या नहीं। अगर वहाँ पे अटक रहा है तो ज़रूर उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद आप ब्रेक ज़रूर से चेक करें, फ्रंट ब्रेक एकदम डैम गुड है यार इसका,
तो अच्छे से चेक कर ले कि फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों लग रहा है या नहीं। अगर आप ABS वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो ABS लाइट ज़रूर जलना चाहिए मीटर पे। और ABS कैसे काम करता है, आपका ब्रेकिंग के वक्त दोनों व्हील बैलेंस रहेगा, स्किट नहीं करेगा। बट ये जैसे कि नॉन ABS वेरिएंट है, तो मैं अगर ब्रेक मारूंगा बैक वाला, तो बैक वाला में ज़्यादा चांसेस रहता है कि व्हील जो है वो स्किट कर जाए। तो अगर स्किट होगा तो भाई ABS में अगर स्किट होगा तो समझ जाना ABS का तार शायद कटा हुआ है। उसके बाद एक्सेलरेशन ज़रूर चेक करना कि बाइक पिकअप टान रहा है या नहीं। अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ, मीटर में आपको स्पीड नहीं दिख रहा होगा। एक इशू है इसके अंदर, क्योंकि इसका जो स्पीडोमीटर का केबल है वो ख़राब है। तो KTM में मैंने ऑर्डर दे रखा है, वो मिल जाएगा और वो बस लगते ही स्पीड दिखने लगेगा। तो बाकी कोई इशू नहीं है, ऐसे मीटर और टोटली ओके है। बाइक चलाते वक्त हैंडल का ज़रूर ध्यान देना कि हैंडल अगर टेढ़ा रहेगा तो भाई आपको समझ आ जाएगा हाथ की वजह से। और अगर व्हील में कोई इशू रहेगा तो व्हील इधर उधर गाड़ी खुद ही भागने लगेगी, या तो लेफ़्ट या तो राइट, स्टेबल नहीं रहेगी। तो गाइज़ वहाँ पे तो खाली रोड नहीं था, बट अभी खाली रोड पे आए। और थोड़ा सा पुल करके ज़रूर देखना कि बाइक पुल कर रही है या नहीं। ये देखो, गाइस KTM की जितनी भी बाइक्स है 125 को छोड़ के, हालांकि 125 भी किसी से कम नहीं, बट 200cc सेगमेंट्स की अगर आप बाइक ले रहे हैं तो वो पुल ज़रूर करेगी। अगर पुल नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन में ज़रूर कोई दिक्कत है, ये भी चेक कर लेना। उसके बाद आप थोड़े गड्ढे वगैरह में जाओ और उसे देखो कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, चेन स्प्रॉकेट से कोई आवाज़ आ रहा है या नहीं। अगर ठक ठक ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो इसका मतलब चेन स्प्रॉकेट ख़राब होने वाला है या ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पे भी आप ओनर से आप कुछ कर सकते हैं, प्राइस के लिए बात कर सकते हैं, कम करवा सकते हैं। गाइस आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दिया करो। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और इसका मैं माइलेज टेस्ट भी लाने वाला हूँ, माइलेज टेस्ट वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो वीडियो सबसे पहले देखने मिल जाए। और गाइस आपके एक सब्सक्राइब या लाइक से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मैं न्यू वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस किस किस का ये ओल्ड मॉडल का ड्यूक पसंद है, किस किस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है। हालांकि ड्यूक 200 और 125 ड्यूक अभी बदल चुका है, सेकेंड जनरेशन प्लस थर्ड जनरेशन भी आ चुकी है, बट यार मेरे लिए तो जो पर्सनल फेवरेट है मेरा वो ड्यूक 200 BS4 जो ओल्ड वेरिएंट था। क्योंकि इसकी जितनी हाइप हुई थी ना मार्केट में, ड्यूक जब आई थी, ये लॉन्च हुआ था, इसके जैसा हाइप यार अभी नहीं आया था अभी के ड्यूक में। हाँ मानता हूँ उसके लुक्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट स्टिल इस ड्यूक की बात अलग है। और जो लोग गाइस KTM को छपरी बोलते हैं, गाइस तुम लोग अपनी सोच बदल लो, क्योंकि बाइक छपरी नहीं होती है, उसको चलाने वाला बंदा ज़रूर हो सकता है छपरी, क्योंकि उसका राइडिंग स्टाइल हो सकता है छपरी, बट बाइक कभी छपरी नहीं होती है। तो अपना सोच बदलो, अगले बार से कभी भी KTM दिखे तो उसे ऐसे जज मत कर लेना कि वो KTM है यानी छपरी होगा, क्योंकि बाइक को ऐसे लोग ने चला के उसका नाम ख़राब कर दिया है, उसको ऐसे स्टाइल में चलाया है कि अब लोग उसे छपरी कहते हैं। बट यार राइडर छपरी हो सकता है, बाइक छपरी नहीं होती है। खास कर ध्यान रखें बाइक चलाते वक्त आपको मिसिंग का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। मिसिंग यानी बाइक जब आप रैंडमली चलाते हैं, नॉर्मल मानो सेकेंड फर्स्ट गियर में चला रहे हो, तो बाइक बीच बीच में अपना पिकअप छोड़ता है, आपको ये फील होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई इसका या तो इसके पेट्रोल में पानी चला गया है, तो वो तो यार पता चल जाएगा अगर आप पेट्रोल निकालोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई इसका फ्यूल पंप जा चुका है या जाने वाला है, तो बिल्कुल भी वो बाइक मत लेना, क्योंकि फ्यूल पंप का भी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 7000 का है। वो भी मैंने चेंज करवाया है, मेरे पास एक RC भी है तो उसमें मैंने चेंज करवाया था, तो ये बड़ा झटका लग सकता है आपको, तो इसका भी ध्यान रखें। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आपने चेक कर लिया है तो यानी आपकी बाइक परफेक्ट है। अगर परफेक्ट नहीं है तो प्राइस कम करवा लो, और अगर प्राइस कम नहीं हो रही है तो भाई छोड़ दो, दूसरी KTM देख लेना, बहुत अवेलेबल है KTM मार्केट में। तो गाइस इन सारे चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना, तो ही आपका लॉस होने से बच सकता है। मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, इंजन अच्छे से चेक करना, व्हील्स अच्छे से चेक करना, उसके बाद आप टूटा है या नहीं वो तो तब भी बहुत नॉर्मल सा पार्ट है, लाइक आप वो चेंज कर सकते हैं, कुछ पैसा लगेगा उसमें चेंज हो जाएगा।
मिरर्स, इंडिकेटर, ये सारे बिग प्रॉब्लम नहीं है। बिग प्रॉब्लम्स यही रहती है कि इंजन, मीटर, ये सब आप चेक कर लो, क्योंकि इसका कॉस्ट केटीएम में काफी ज्यादा हाई रहता है। तो मिडिल क्लास बंदा जो भी ये लेने जाएगा, अगर वो ऐसा इश्यू फेस किया तो यार फिर बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगा, बाइक लेके बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। तो इन सारी चीजों का जरूर से ध्यान रखना केटीएम जाते वक्त। गुड लक गाइस, अच्छे से अच्छे बाइक खरीद के देखो, एक्सपीरियंस लो अपना, और एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट में बताना अगर आप अभी केटीएम लिए हो तो। और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, कमेंट शेयर जरूर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट दिखा दो गाइस। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं फैशन, फिटनेस और बाइक के रिगार्डिंग भी टिप्स देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।